हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेमर मॉन्स्टर द जेफरी डेमर स्टोरी सीरीज के बारे में, जिसके क्रिएटर है रियान मर्फी और यान ब्रेनन, और इसमें लीड में है एवान पीटर्स, जिन्होंने जेफरी डेमर का कैरेक्टर प्ले किया है। ये एक क्राइम थ्रिलर बायोग्राफिकल ड्रामा है जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस सीरीज की। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक महिला टीवी देख रही है। यहाँ पर उसे अपने पड़ोस वाले रूम में से एक शोर सुनाई देता है। अब ये पड़ोस वाला रूम जेफरी का है। इन दोनों रूम के बीच में एक जाली लगा रखी है, जहाँ से इस महिला को कुछ आवाजें सुनाई दे रही है और बदबू भी आ रही है। अब जेफरी के खून से भरे हाथों को दिखाया जाता है। उन्हें धो के वो रूम से बाहर चला जाता है। अब यहाँ से वो महिला पूछती है कि जेफरी, आजकल तुम्हारे रूम से बदबू कुछ ज्यादा ही आने लग गई है। यहाँ जेफरी उसे कहता है, शायद से छोटे फ्रिज में जो मीट रखा था वो खराब हो गया है। महिला कहती है, सेम ऐसा ही कारण तुमने पिछली बार भी दिया था। इस पर जेफरी कहता है, मेरी मछली एक नाम की बीमारी से मर गई है, जिसकी वजह से ये बदबू आ रही है। फिर यहाँ से जेफरी डायरेक्ट क्लब में चला जाता है। यहाँ पर हमें पूरे रास्ते में कुछ गुमशुदा आदमियों के पोस्टर्स दिखाई देते हैं। जेफरी एक होमोसेक्सुअल लड़का है और उसे एक क्लब में 3 आदमी मिलते हैं, जिनके नाम एरोन, डॉम और ट्रेसी है। अब यहाँ जेफरी इन्हें फ्री में दारू पिलाता है। इनमें से एक आदमी कहता है, तुमने हमें पिछली बार भी फ्री में दारू पिलाई थी। अब कुछ देर बातें करने के बाद जेफरी इन तीनों को कहता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, और अगर तुम मेरे साथ एक न्यूड फोटोशूट करोगे तो मैं तुम्हें $50 दूंगा। अब इन तीनों में से ट्रेसी हाँ बोल देता है। अब ट्रेसी और जेफरी पैदल ही जेफरी के रूम तक जाते हैं। जेफरी के रूम में एंटर करते ही ट्रेसी कहता है, यह बदबू कैसी है। यहाँ पर जेफरी कहता है, मेरे घर वालों ने बहुत सारा मीट भेज दिया, लेकिन मैं फ्रीजर ऑन करना भूल गया। ऐसा कहते कहते वो दरवाजे पर 3 लोग लगा देता है। अब जेफरी ट्रेसी को कुछ पीने के लिए देता है, जिसमें उसने ड्रग्स मिलाई है। यहाँ ट्रेसी कहता है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है ताकि मैं थोड़ी फ्रेश हवा ले सकूं। फिर जेफरी कहता है, मैं एसी ऑन कर देता हूँ। अब ऐसा कहते ही वो ट्रेसी को अपने बेडरूम लेके जाता है। बेडरूम में जाते ही वो ट्रेसी के हाथों में हथकड़ी लगा देता है। ये देखकर ट्रेसी घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जेफरी गुस्से से उसे चाकू दिखाकर शांत होने को कहता है। फिर जेफरी टीवी चालू करके उसे एक्सोर्सिस्ट 3 मूवी दिखाता है। कुछ देर बाद ट्रेसी जेफरी को कमरे के बाहर लेके आता है और अपने कपड़े निकाल कर उसे फोटो खींचने को कहता है। अब ट्रेसी को ऐसा करते देख जेफरी बेडरूम से कैमरा लेके आता है और उसकी फोटोज खींचने लगता है। ये सब करने के बाद वो दोनों वापस बेडरूम में जाके उसी मूवी को देखने लगते हैं। यहाँ पर जेफरी ट्रेसी को कहता है, मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसे खाना है। अब जेफरी अपने सर को ट्रेसी की छाती पर रख देता है और ट्रेसी अपने हाथों को जेफरी के बालों में फेरते फेरते अपने अंगूठे से जेफरी की आंख को दबा देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। जेफरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेसी एक बोतल से जेफरी के सर पर कई बार मारकर मुश्किल से तीनों लोग खोलकर वहां से बचा बचाओ चिल्लाते हुए भाग जाता है। फिर रास्ते में उसे पुलिस मिलती है और वो उन पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है। अब पुलिस ट्रेसी को लेकर जेफरी के घर पर आ जाती है। यहाँ पर जेफरी कहता है कि हम दोनों गे हैं और हम यहाँ पर गेस्ट स्टप कर रहे थे। अब पुलिस जेफरी को कहती है कि इस हथकड़ी की चाबी लेके आओ, और ऐसा कहते कहते वो जेफरी के रूम में घुस जाती है। अब जेफरी यहाँ कहता है कि शायद से चाबी मेरे बेडरूम में है। अब जैसे ही जेफरी बेडरूम की तरफ जाता है, पुलिस कहती है, तुम इधर रुको, मैं जाके लेके आता हूँ। अब बेडरूम में चाबी ढूंढते ढूंढते पुलिस को कुछ फोटोज मिलती है, जो कि कुछ इंसानों की थी, जिन्हें मारकर उनकी फोटो ली गई थी। अब ये देखकर जेफरी भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जेफरी को पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाती है। अब यहाँ पर हम उस पड़ोस वाली औरत को भी देख सकते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में मिस्टर डेमर यानी जेफरी के पिताजी को बुलाया जाता है। यहाँ पुलिस मिस्टर डेमर को कहती है कि आपके बेटे ने एक आदमी को मारने की कोशिश की है। इसके बाद पुलिस उनसे जेफरी के बारे में पूछने लग जाती है। फिर मिस्टर डेमर कहते हैं, जब जेफरी 4 साल का था तब उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद वो पहले की तरह नहीं रहा। शायद ज़्यादा एनेस्थेसिया की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया था। फिर मिस्टर डेमर उनके बेटे के द्वारा की गई हत्या के बारे में पुलिस से पूछते हैं। यहाँ पर पुलिस कहती है कि आपका लड़का गे है और उसने एक आदमी को बहका के उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन वो लड़का उसके चंगुल से भाग गया। उसके बाद जब पुलिस उसके कमरे की तलाश ले रही थी, तभी हमें पता चला कि उसने इससे पहले भी कईयों को मारा है। पुलिस ने बताया कि उसके फ्रिज में एक इंसान का सर पड़ा था और उसी फ्रिज में 2 प्लास्टिक की थैलियाँ थी, जिसमें से एक में इंसान का दिल था और दूसरे में उसके गुप्तांग। बेडरूम में 5 इंसानों की खोपड़ियाँ मिली है और कुछ फोटोग्राफ्स भी मिले हैं, और एक बड़ा सा ड्रम जिसमें कई सारा एसिड था,
जिससे वो बॉडी पार्ट्स को डिकम्पोज करता था। और उसके रूम के बर्तनों से और कुछ बॉडी पार्ट से और खुद जेफरी के बयान से हमें ये पता चला है कि जेफरी ने कुछ इंसानों को खाया भी है। ये सब सुनकर मिस्टर डेमो रोने लग जाते हैं। अब जिस बिल्डिंग में जेफरी रहता था, पुलिस उस बिल्डिंग को खाली कराना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वही पड़ोस वाली औरत पुलिस को कहती है कि आप पूरी बिल्डिंग को खाली क्यों करा रहे हो? तो पुलिस कहती है कि ये क्राइम एरिया है और इस बिल्डिंग में कई सारी जहरीले केमिकल्स है, जिससे सबको बहुत परेशानी हो सकती है। इसी के साथ ये पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में जेफरी को गिरफ्तार करने के बाद उसके फोटोज और फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं। यहाँ पुलिस जेफरी को कहती है कि आप अपने लॉयर को भी बुला सकते हो, लेकिन जेफरी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसका एंड यहाँ करना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वो अपनी कहानी सुनाने लगता है। अब कहानी 1991 से सीधा उसके बचपन यानी 1966 में आती है। अब जेफरी स्कूल से अपने घर आता है, जहाँ वो देखता है उसका छोटा भाई रो रहा है और उसकी माँ बेड पर सो रही है। ये देखकर वो एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। मिस्टर डेमर घर पर आते हैं और वो पुलिस को कहते हैं कि मेरी बीवी नाटक कर रही है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा किया है। डॉक्टर कहता है कि ये ओवरडोज की वजह से बेहोश हो गई है। अब हम इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आपके बेटे ने हमें कॉल करके बुलाया है। अब इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस डेमर दोनों लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ मिसेस डेमर कहती है कि तुम अपने फैमिली के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताते, तुम एक अच्छे बाप नहीं बन सकते। अब इनकी सारी बातें जेफरी सुन लेता है। अब जेफरी एक कांच की बोतल लेके एक तालाब की तरफ चला जाता है और उस बोतल में टेडपोल्स इकट्ठे कर लेता है। अब अगले दिन स्कूल में कई बच्चे अपने टीचर को एप्पल्स दे रहे हैं, लेकिन जेफरी उन्हें टेडपोल्स देता है। अब क्लास खत्म हो जाने के बाद एक स्टूडेंट को वो टेडपोल्स पसंद आ जाते हैं, इसलिए वो टीचर उन्हें उस स्टूडेंट को दे देती है। फिर जेफरी उस बच्चे के घर पर जाके उन टेडपोल्स को वापस ले आता है बिना किसी को पता चले। अब वो उन्हें उसी तालाब की तरफ लेके जाता है और उसमें मोटर ऑयल भर देता है। अब रात को पूरी डेमर फैमिली खाना खा रही होती है, तभी मिसेस डेमर कहती है कि उसे कुछ गंदी बदबू आ रही है। अब अगले दिन मिस्टर डेमर उस मरे हुए जानवर का पता लगा लेते हैं और उनके साथ जेफरी भी है। वो एक एपोसम है जो चूहे की तरह दिखाई देता है। फिर जेफरी उसकी हड्डी हाथ में लेके उसे हवा में उछाल देता है। अगले दिन जेफरी के मॉम एंड डैड फिर से लड़ाई करने लगते हैं और पिछली बार की तरह जेफरी उनकी बातें सुन रहा है। अब अगले सीन में जेफरी और उसके पापा गाड़ी से बाहर घूम रहे हैं और वो रास्ते में से एक मरे हुए जानवर को उठाकर घर में ले आते हैं। फिर वो गराज में उसे लेके उसे काटना शुरू कर देते हैं। जेफरी को इसमें काफ़ी मज़ा आने लगता है। अब हमें 1981 का समय दिखाया जाता है, जहाँ जेफरी मियामी में काम कर रहा है। जेफरी अपने पापा को फ़ोन करता है और कहता है मुझे यहाँ पर काम नहीं करना, मैं वापस आना चाहता हूँ। तो उसके पापा उसे लेने आ जाते हैं और उसे उसकी दादी के घर पर लेके जाते हैं। फिर अगले दिन जेफरी वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। तभी वहाँ पर एक शेफ उसे कहता है कि तुमने ड्रेस क्यों नहीं पहनी। तभी जेफरी एक मॉल में जाके ड्रेस खरीदता है, लेकिन ड्रेस को खरीदने के बाद वो चेंजिंग रूम में जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसे एक पुतला काफ़ी पसंद आ जाता है। रात होते ही वो उस पुतले को एक प्लास्टिक में डालकर उसे अपने घर ले आता है। फिर उसी के साथ रात को वो अपने बेड पर सो जाता है। सुबह जब उसकी दादी उसके कमरे की सफाई कर रही होती है, तो वो उस पुतले को देखकर डर जाती है। फिर हमें 1991 का समय दिखाया जाता है, जहाँ जेफरी ने अपने बेड पर एक आदमी का खून किया है। उसके बाद जेफरी एक वाइन शॉप पर जाता है, जहाँ उसे कई लड़के दिखाई देते हैं। अब यहाँ जेफरी एक लड़के को कहता है कि मेरे घर चलो, हम वहाँ पर पार्टी करेंगे और फोटोशूट भी करेंगे। इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। वो लड़का मान जाता है। अब जेफरी उसे उसकी एज पूछता है, तो वो 14 साल बताता है। फिर वो उस लड़के को अपने घर ले आता है और उसे ड्रिंक्स में कुछ ड्रग्स पिलाता है। अब यहाँ पर वो लड़का कहता है कि क्या तुम जानते हो मैं शोमशेख का भाई हूँ। तुमने मेरे भाई के फोटोज लिए थे और उसे मारा था, तभी तुम अरेस्ट हुए थे। तो यहाँ पर जेफरी कहता है कि अगर मैं इतना बुरा हूँ तो तुम मेरे साथ आए ही क्यों। तो वो लड़का कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब जेफरी कहता है कि तुम मुझे फ़ोटो खींचने दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन लड़का कहता है कि पहले पैसे दो। अब जेफरी उसे $23 देता है और कहता है कि बाकी पैसे काम खत्म होने के बाद मिलेंगे। थोड़ी देर बाद उस लड़के पर नशे का असर होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जेफरी उसके फोटोज ले लेता है। अब रात को उस लड़के को थोड़ा होश आता है और वो जेफरी के घर से बाहर चला जाता है। तभी जेफरी शराब लेने के लिए बाहर गया था। अब उस लड़के को देखकर जेफरी की पड़ोस वाली आंटी और उसकी लड़कियां पुलिस को बुला लेती है और यहाँ पर जेफरी वाइन शॉप से आ जाता है। जेफरी पुलिस को कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उस लड़के के सर पर चोट लगी है। यहाँ पर जेफरी कहता है कि यह नशे में होने की वजह से गिर गया था और ये 19 साल का है।
मेरे पास इसकी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ भी है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। आप मेरे साथ रूम में चलिए। अब पुलिस वाले जेफ़री के साथ रूम में चले जाते हैं। यहाँ जेफ़री उस लड़के को भी अपने साथ ले आता है। वो लड़का इतने नशे में होता है कि कुछ बोल नहीं पाता। अब उन फ़ोटोज़ को देखकर पुलिस ये यकीन कर लेती है कि वो जेफ़री का बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ जेफ़री के कहने पर पुलिस उस लड़के को 19 साल का मान लेती है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का असल में सिर्फ़ 14 साल का था। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि इस लड़के का ध्यान रखना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेफ़री की पड़ोस वाली ग्लेंडा पुलिस को कॉल करती है, क्योंकि उसे वो लड़का एक बच्चा लग रहा था। पुलिस फ़ोन पर उसे कहती है कि वो 19 साल का है और जेफ़री का बॉयफ्रेंड है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये एक एक्चुअल कॉल थी जो 27 में 1991 को रात को 2:25 पर की गई थी। इसके साथ ये दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में मिस्टर डैमर दादी के घर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में उनकी वाइफ दिखाई देती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे अपने गाड़ी में बैठाकर घर ले आते हैं। अगले दिन वो उसे दवाखाने लेके जाते हैं, क्योंकि मिसेस डैमर प्रेग्नेंट थी और उसके आखिरी 3 महीने चल रहे थे। अब यहाँ डॉक्टर मिसेस डैमर को कहते हैं कि आपको आराम करना चाहिए और आने वाले बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। मिस्टर डैमर यहाँ डॉक्टर से कहते हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा दवाएं ले रही है। इससे ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। ये पूरे दिन में करीबन 26 दवाएं खा जाती है। यहाँ मिसेस डेमर कहती है कि मैं अच्छा महसूस करने के लिए इन दवाइयों को खा लेती हूँ। अब घर जाने के बाद मिसेस डेमर फिर से उन दवाइयों को लेना स्टार्ट कर देती है। अब अगले सीन में मिस्टर डेमर जेफरी को मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। अब मछली को पकड़ने के बाद जब जेफरी उसे काटता है, हम साफ साफ यहाँ देख सकते हैं कि जेफरी को इसमें बहुत मजा आ रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेफरी एक मैगजीन में लड़कियों की फोटो देखकर मस्टरबेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए वो मछली को काटकर उसकी स्किन पर हाथ फेरने की सोचकर मस्टरबेशन करने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जेफरी के स्कूल में एक सुअर का डिसेक्शन हो रहा है। यहाँ जेफरी को ये बहुत पसंद आता है और वो उनमें से एक सुअर को घर ले जाने की परमिशन मांगता है अपने टीचर से। अब घर जाते वक्त स्कूल में ही वो एक लड़के को पूछता है कि मैं एक सुअर को घर ले जा रहा हूँ, अगर तुमको इसका डिसेक्शन करना है तो तुम मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो, हम दोनों मिलके इसका डिसेक्शन करेंगे। वो लड़का मना कर देता है। इस बात से जेफरी थोड़ा नाराज हो जाता है। अब मिस्टर एंड मिसेस डेमर का तलाक हो जाता है और उनके बच्चे की कस्टडी मिसेस डेमर के पास आ जाती है। इसके बाद मिस्टर डेमर काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। अब मिसेस डेमर जेफरी को भी अकेला छोड़कर अपने छोटे बच्चे को लेके कहीं दूर चली जाती है। अब इस वक्त जेफरी सिर्फ 17 साल का था और तब से वो अकेला रहने लगता है। अब अकेला रहने के कारण जेफरी शराब पीना भी स्टार्ट कर देता है और उसका एक लड़के पे भी दिल आ जाता है, इसीलिए वो जिम भी स्टार्ट कर देता है। अब कई दिन वो एक जॉगिंग करने वाले लड़के को अपने कार से स्टॉक करता है। वो लड़का उसके स्कूल में पढ़ता है। एक दिन वो झाड़ियों के पीछे छुप के एक डंडा लेके उसके सामने आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब ये देख के वो लड़का काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम मिसेस डेमर को देखते हैं, जो कुछ औरतों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रही है। यहाँ उन्हें उधर की हेड कहती है कि मेरी बदली हो रही है और मुझे लगता है कि तुम मेरी जगह पर काफी फिट हो। ये सुनकर मिसेस डेमर काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम जेफरी को क्लास में देखते हैं, जो क्लास में ही बियर पी रहा है। अब जेफरी एक काउंसलर के पास जाता है। वहाँ काउंसलर उसे पूछती है, बताओ तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है। यहाँ जेफरी कहता है, मुझे सड़क पे के मरे हुए जानवरों का डिसेक्शन करने में काफी ज्यादा मजा आता है और मैं जिम भी करता हूँ। अब एक दिन जेफरी कार से अपने घर जा रहा होता है, तभी उससे एक लड़का लिफ्ट मांगता है। वो कहता है, मुझे कॉन्सर्ट जाना है, अगर तुम मुझे लिफ्ट दोगे तो बड़ा ही एहसान होगा। यहाँ जेफरी कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम वहाँ बियर पियेंगे और थोड़ी जिम भी करेंगे। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे कॉन्सर्ट पर छोड़ दूंगा। वो लड़का मान जाता है। अब घर पर जाने के बाद वो दोनों बियर पीते हैं और थोड़ी जिम भी करते हैं। यहाँ वो लड़का कहता है कि भाई मुझे देर हो रही है, क्या तुम मुझे कॉन्सर्ट पर छोड़ सकते हो। यहाँ जेफरी कहता है, थोड़ी और जिम कर लेते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो लड़का काफी इरिटेट हो जाता है और वहां से जाना चाहता है। तभी जेफरी कहता है, प्लीज मेरे साथ रुक जाओ, लेकिन वो लड़का नहीं मानता। इसीलिए गुस्से में आके जेफरी उस लड़के को जोर से मारता है। चोट थोड़ी ज्यादा होने की वजह से वो लड़का वहीं मर जाता है। अब उसे मरा हुआ देखकर जेफरी रोने लगता है, लेकिन इसके बाद वो उसकी बॉडी को काटना शुरू कर देता है। रात हो जाती है और वो उस लड़के की बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक की थैली में भरकर दूर फेंकने चला जाता है। अब जेफरी नशे में होने के कारण गाड़ी ठीक से चला नहीं पा रहा था, इसीलिए पुलिस उसे रोककर पूछताछ करने लगती है।
यहाँ जेफरी कहता है कि मैं 18 साल का हूँ और इन थैलियों में सूखे पत्ते हैं जो मैंने मेरा गार्डन साफ करते हुए इकट्ठा किए हैं और मैं इन्हें फेंकने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पुलिस उसे छोड़ देती है लेकिन उसे रिटर्न घर जाने को कहती है। घर पर आने के बाद जेफरी उन बॉडी पार्ट्स के और छोटे टुकड़े करता है और उन्हें फ्लश कर देता है और उसकी हड्डियों को हथौड़े से तोड़ने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इस एपिसोड के एंड में हमें एक रियल फोटो दिखाई जाती है जहां हमें पता चलता है कि 1978 में जेफरी ने अपना पहला मर्डर किया था जिसका नाम था स्टीवन मार्क हिक्स। उसे चिपावा लेक पार्क जाना था इसीलिए उसने जेफरी से लिफ्ट मांगी थी। जेफरी ने उसे जिम के वेट से मारा था और उसकी हड्डियों के चूरे को अपने गार्डन में फेंक दिया था। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में पुलिस डेमर से उसकी पहली विक्टिम स्टीवन जिसने लिफ्ट मांगी थी उसके बारे में पूछताछ करती है। यहाँ जेफरी कहता है कि मैं उसकी हड्डियों का पाउडर करना चाहता था लेकिन उसकी हड्डियां गीली होने के कारण मैंने उन्हें सबसे पहले ओवन में डाला। बाद में उनका चूरा करके मैंने उन हड्डियों को मेरे गार्डन में फेंक दिया ताकि वो लड़का मेरे आसपास रहे, मैं हरदम उसे महसूस कर सकूं। अब इसके बाद जेफरी ने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी। इसके बाद उसने तकरीबन 9 साल तक किसी का खून नहीं किया। अब जेल में जेफरी को एक साइकेट्रिक से मिलाते हैं। वहाँ वो साइकेट्रिक जेफरी से पूछता है कि जब तुम अपने विक्टिम को मारते थे तब क्या तुम सेक्स की भावना में डूब जाते थे? यहाँ जेफरी कहता है हाँ, मैं सेक्स की भावना में डूब जाता था। जब मैं उनके ऑर्गन्स को मेरे हाथ में पकड़ता हूँ तो वो काफ़ी सुंदर लगते हैं, उनमें एक अलग सी चमक थी। इस पर वो साइकेट्रिक कहता है कि तुम जो बात कर रहे हो उसे सप्लीमोफेलिया कहते हैं। इसका मतलब किसी ऑर्गन को देखकर सेक्स की भावना उत्पन्न होती है और तुम जिस चमक की बात कर रहे हो जिसे देखकर तुम्हें मजा आता है वो इस बीमारी का एक सिम्टम है। फिर पुलिस जेफरी से पूछती है कि तुमने 9 साल तक किसी का खून क्यों नहीं किया? यहाँ जेफरी कहता है कि मैं एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें 1978 का सीन दिखाया जाता है जहाँ नेशनल वंडर सोसाइटी के स्टूडेंट्स का फोटोशूट किया जा रहा है। वहाँ जेफरी चुपके से आ जाता है और फोटो खिंचवा लेता है। फिर कुछ स्टूडेंट्स एल्बम में फोटो देख रहे होते हैं तो उन्हें उनके ग्रुप फोटो में जेफरी दिखाई देता है, तो वो जेफरी की फोटो को सभी एल्बम में ब्लर करवा देते हैं। अब जेफरी उस एल्बम में खुद की फोटो को ब्लर देखकर काफी उदास हो जाता है। अब अगले सीन में मिस्टर डेमर अपने गर्लफ्रेंड शेरी के साथ घर पर आते हैं। वो वहाँ जेफरी को अकेला देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उसे उसकी माँ के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि उनको यहाँ से गए 3 महीने हो गए हैं। मिस्टर डेमर देखते हैं कि जेफरी अकेला होने की वजह से उसको शराब की लत लग गई थी। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं। यहाँ मिस्टर डेमर जेफरी को ओहायो जाके पढ़ने को कहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे पहले सेमेस्टर की फीस भी भर दूंगा। अब जेफरी का एडमिशन ओहायो यूनिवर्सिटी में हो जाता है। उसके बाद ओहायो यूनिवर्सिटी के डीन मिस्टर डेमर और जेफरी को बुलाते हैं। यहाँ मिस्टर डेमर डीन से पूछते हैं कि क्या जेफरी क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो डीन कहता है कि नहीं। इस पर जेफरी कहता है कि यहाँ के सारे क्लासेस सुबह सुबह चालू हो जाते हैं और मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकता। अब मिस्टर डेमर उसकी जीपी के बारे में पूछते हैं तो डीन कहते हैं 0.45। जेफरी को ओहायो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद मिस्टर डेमर उसे आर्मी में ज्वाइन करवा देते हैं। 1 साल बाद जब जेफरी वापस आता है तो वो कहता है कि मैंने मेडिकल स्पेशलिस्ट की तैयारी की है और वो यहाँ ये भी कहता है कि वो मुझे जर्मनी भेजने वाले हैं। अब हमें 1981 का समय दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर डेमर जेफरी को गुस्से में उसकी दादी के घर छोड़ने जाते हैं। दादी के घर पहुंचते ही वो जेफरी को गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलने को कहते हैं क्योंकि जेफ को आर्मी से निकाल दिया जाता है। अब मिस्टर डेमर जेफरी से कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ जॉब करनी होगी और दादी की हेल्प भी करनी होगी। जेफरी को दादी के घर एक बक्सा मिलता है और वो इसके बारे में अपनी दादी से पूछता है। इस पर दादी कहती है इसमें तुम्हारे पापा की पुरानी तस्वीरें हैं। ये देखकर जेफरी कहता है काश मेरे पास भी एक ऐसा बक्सा होता। दादी कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इस बक्से को रख सकते हो, लेकिन तुम्हें ये किस लिए चाहिए? जेफरी कहता है कि मैंने मेरी पूरी लाइफ में एक भी याद को इकट्ठा नहीं किया है। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसे मैं रख सकूं। मैं इसमें मेरी सारी फेवरेट चीज़ें और यादें रखूंगा। यहाँ पर दादी कहती है हम अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें एक लड़की चाहिए और तुम्हें दारू पीना भी छोड़ना होगा। फिर अगले दिन जेफरी एक रेस्टोरेंट में काम के लिए जाता है जहाँ उसे मीट काटने का काम दिया जाता है। शेफ कहता है तुम्हें काम पर एक ड्रेस पहननी होगी। फिर जेफ ड्रेस लेने के लिए जाता है और वहाँ से एक पुतला घर ले आता है। जेफरी पूरी रात उस पुतले के साथ सोता है। ये सीन हमें एपिसोड 2 में दिखाया गया था। दादी उस पुतले को देखकर डर जाती है और जेफरी के घर आने पर उस पुतले के बारे में पूछती है। जेफरी कुछ नहीं कहता और पूछता है कि वो पुतला कहाँ है।
तो दादी कहती है मैंने उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। ये सुनकर जेफरी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दादी को गुस्से में गाली भी दे देता है। अब रात को खाना खाते वक्त जेफ दादी से माफी मांगते हुए कहता है मुझे आप पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। फिर दादी कहती है ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। दादी कहती है स्टेट फेयर आने वाला है और तुम्हें वो बचपन में काफी पसंद था। यह सुनकर जेफ स्टेट फेयर में चला जाता है और वहां भी वो बियर पीने लगता है। बियर का नशा शायद से उस पर ज्यादा हो जाता है और वो वहां पर स्टीवन को हेलुसिनेट करके मस्टरबेशन करने लगता है। वहां उसे अरेस्ट किया जाता है। फिर अगले दिन जब वो वापस काम पर जाता है तो वहां का मालिक उसे काम पर रखने से मना कर देता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि स्टेट फेयर में जेफ मस्टरबेशन कर रहा था। अब जेफ मिल्वॉकी शहर के ब्लड प्लाज्मा सेंटर में काम करने लग जाता है। जो लोग वहां पर खून डोनेट करने आते हैं, जेफ उनका खून निकालने का काम करता है। दादी इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि जेफ ने नया काम शुरू कर दिया है और उसने शराब भी पीनी छोड़ दी है। फिर दादी कहती है कि क्या तुमने इस बात के लिए अपने डैड से बात की है? तो जेफ कहता है कि नहीं, वो मुझे पागल समझते हैं। दादी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस तुम्हारे अरेस्ट होने से नाराज है। दादी कहती है ये सारी मेरी गलती है, मैंने तुम्हें स्टेट फेयर जाने के लिए कहा था। खैर सब भूल जाओ। अब इसके बाद जेफ अपने रूम में चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं जेफ ब्लड से भरी थैली को पीने लगता है। वो ब्लड उसने ब्लड प्लाज्मा सेंटर से चुराया था। अब हमें 1987 का समय दिखाया जाता है। यहाँ जेफ एक क्लब में जाता है और वहाँ उसे चार्ल्स नाम का एक आदमी मिलता है। वो जेफ को बियर ऑफर करता है और कहता है शायद अब मेरा दोस्त वापस नहीं आने वाला है, इसीलिए तुम इसे पी लो। अब वो दोनों उसी होटल के एक बाथ हाउस चले जाते हैं। अब इसके बाद जेफ रोज नए नए लड़कों के साथ बाथ हाउस जाता है और उनकी शराब में ड्रग्स मिला के उनके साथ मनमर्जी करता है। लेकिन एक दिन ड्रग्स कुछ ज्यादा हो जाती है और वो लड़का उठता ही नहीं। अब बाथ हाउस का मालिक पुलिस को बुलाता है और कहता है इससे पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन हम उसे होश में ले आए थे, लेकिन इस बार तो ये कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है। अगले दिन जेफ वापस नए लड़के को लेके आता है, लेकिन रिकी जो वहाँ पर काम करता है वो उसे मना कर देता है और उस लड़के को कहता है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। ये रोज नए लड़कों को लाता है और उन्हें ड्रग्स देता है। फिर जेफ के साथ वाला लड़का वहाँ से भाग जाता है। फिर रिकी ये भी कहता है कि अब तुम एम्पायर और रोमन बात में भी नहीं जा सकते, मैंने वहाँ पर भी तुम्हारे बारे में बता दिया है। अब अगले दिन जेफ फिर से क्लब में जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात स्टीवन वर्ल्ड नाम के लड़के से होती है। वो उसे अपने साथ एक होटल में ले जाता है। वहाँ स्टीवन कहता है कि भाई मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जेफ कहता है मैं हूं ना। अब इसके बाद जेफ स्टीवन को रूम में ले जाता है। वहाँ वो उसके साथ थोड़ा नाचता है और बाद में उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देता है, लेकिन इस बार जेफ गलती से उस ड्रग्स वाली ड्रिंक को पी लेता है। फिर नशे में जेफ एक और ड्रिंक बनाता है और उसमें ड्रग्स डाल के उसे स्टीवन को दे देता है। नशे में जेफ स्टीवन के साथ सो जाता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि स्टीवन मर गया है। उसने नशे की हालत में उसका खून किया था। अब वो स्टीवन को एक सूटकेस में डालकर अपने दादी के घर ले आता है और उसे बेसमेंट में ले जाता है। जेफ बेसमेंट में उस लाश का डिसेक्शन करना चालू कर देता है। अब अगले दिन दादी चर्च जाती है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जेफ स्टीवन के सर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। इसी के साथ ये 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें 1987 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जेफरी अपनी दादी को कहता है कि मैंने दूसरा काम पकड़ लिया है। फिर जेफरी अपने काम पर खाने के साथ साथ बियर पी रहा था। यहाँ उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल पर पड़ती है। इसमें डेनियल की डेथ की खबर छपी हुई थी। इसके बाद हमें 1991 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पुलिस जेफरी से पूछताछ कर रही है। पुलिस कहती है कि तुम्हें डेनियल काफी पसंद था, इसीलिए तुम उसकी फ्यूनरल में भी गए थे, लेकिन तुम तो उससे कभी मिले भी नहीं थे। इस पर जेफरी कहता है कि हाँ, मैं डेनियल की फ्यूनरल पर गया था और मैंने उसकी कब्र को भी खोदा, क्योंकि मैं उसकी बॉडी के साथ सोना चाहता था जब तक उसकी बॉडी ठीक थी। बट बात नहीं बनी। उस समय मार्च का महीना था, इसकी वजह से जमीन खोदने में काफी समय लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पुलिस कहती है कि तुम अपने विक्टिम्स को काबू करना चाहते थे। इस पर जेफरी कहता है कि हाँ, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक सभी ने मुझे कहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, जैसे मेरी दादी, मेरे पिताजी और मेरे बॉस, और बस यही लड़के थे जिन्हें मैं मेरी जिंदगी में कंट्रोल कर सकता था। फिर पुलिस स्टीवन हिक्स के बारे में पूछती है, जिसे जेफरी ने लिफ्ट दी थी। इस पर जेफ कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था। इसके बाद पुलिस एक और स्टीवन के बारे में पूछती है, जिसे जेफरी ने होटल में मारा था। इस पर भी जेफरी कहता है कि वो भी एक एक्सीडेंट था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। फिर पुलिस कहती है कि इसके बाद तुम्हारे जान लेने का सिलसिला चालू हो गया।
इस पर जेफरी कहता है कि मैं अकेला पड़ गया था। इसकी वजह से मुझे पीने की आदत लग गई थी और जब मैं किसी क्लब में जाता, मैं एक लड़के को बहला फुसला कर अपने दादी के घर पे लेके आता और उनकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देता। जब उन्हें नशा होता, उसके बाद मैं उनके साथ अपनी मनमर्जी करता ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। फिर पुलिस पूछती है कि तुमने अपने दादी के घर में कितने लोगों को मारा? जेफरी कहता है कि 3, जिसमें एक काला था, एक अमेरिकन और एक चाइनीज जैसा था। यहाँ जेफरी कहता है कि मैंने इन सभी को मारा क्योंकि ये सभी मुझे अच्छे लगते थे। इस पर एक पुलिस वाला कहता है कि नहीं, तुमने अपने विक्टिम्स को सोच समझकर चुना। तुमने जानबूझकर उस जगह पर अपना घर लिया जहाँ काले लोग रहते थे। तो जेफरी कहता है कि मेरे पास कम पैसे थे। पुलिस कहती है कि वो एक ऐसा इलाका था जहाँ पुलिस कम आती थी। और अब बताओ, तुम अपने विक्टिम्स को दादी के घर लाने के बाद क्या करते थे? इस पर जेफरी कहता है कि मैं काफी डर जाता था, कहीं एक दिन दादी नीचे आके ना देख ले। लेकिन उन्हें नीचे आना पसंद नहीं था। बट धीरे धीरे करके दादी को नीचे से बदबू आने लग गई थी। लेकिन मैंने इसका भी प्रबंध कर दिया था। मैं उन सभी लाशों के टुकड़े करके उन्हें प्लास्टिक के बैग्स में भर के कचरे में डाल देता था। इसके बाद कोई बदबू नहीं आती थी। यहाँ पुलिस पूछती है कि क्या तुम उन लाशों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करते थे? जेफरी कहता है कि मैं उनके कुछ बॉडी पार्ट्स को एसिड में डालता था और कुछ पार्ट्स को उबालता था ताकि उनके ऊपर का मांस निकल जाए। पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हारी दादी को कभी तुम पर शक नहीं हुआ? जेफरी कहती है कि हुआ तो था, लेकिन मैं क्या कर रहा था इस पर नहीं। मेरी दादी ने मुझे लड़कों को घर लाते हुए तो देखा था, लेकिन वो इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करना चाहती थी। दादी को फिर से बदबू आना शुरू हो गई थी क्योंकि जुलाई के महीने में बेसमेंट में उमस आने लग गई थी। एक दिन दादी ने जेफरी के पिताजी को बेसमेंट की बदबू के बारे में बताया था, इसलिए वो एक दिन बेसमेंट में चेक करने जाते हैं। वो जेफरी से पूछते हैं कि ये कैसी बदबू आ रही है। इस पर जेफ कहता है कि मैं यहाँ जानवरों को काटता हूँ, आपको तो पता ही है ये मेरा शौक है। फिर उसके पिताजी बेसमेंट को चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस गंदगी को साफ करना चाहिए। इस पर जेफ कहता है कि मैं ये सब बंद कर दूंगा। फिर पुलिस कहती है कि क्या इसके बाद तुमने ये सब बंद कर दिया? जेफ कहता है कि हाँ, लेकिन कुछ महीनों तक। और इसमें कमाल की बात यह है कि जब मैंने ये सब बंद किया, उसके बाद से ही मुझे डर लगना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने फिर से यह काम करना शुरू कर दिया। फिर एक रात को रोन नाम के एक आदमी की गाड़ी खराब हो जाती है। तो जेफ उसे कहता है कि रुको, मुझे चेक करने दो क्या खराबी है। इसके बाद गाड़ी ठीक ना होने पर जेफ कहता है कि यही पास में मेरी दादी का घर है, पहले हम दोनों वहां जाकर मेरी गाड़ी लेके आते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर दूंगा। रोन जेफ की बात को मान लेता है और उसके साथ उसके दादी के घर में चला जाता है। यहाँ जेफ कॉफी में ड्रग्स मिला के रोन को पिलाता है। उसे नशा हो जाता है और जेफ रोन का गला दबाने वाला होता है, तब तक उसकी दादी आ जाती है। यहाँ जेफ दादी से कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है, इसलिए अब इसे आराम करने की जरूरत है। आप टेंशन मत लीजिए और ऊपर जाकर सो जाइए। तो दादी कहती है कि जब तक इसे होश नहीं आ जाता, मैं इसके साथ ही रहूंगी। अब सुबह हो जाती है, फिर भी उसका नशा कम नहीं होता। तो दादी जेफ के साथ रोन को बस स्टैंड पर लेके चले जाती है और उसे एक बस में बैठा देती है। यहाँ ड्राइवर कहता है कि यह बस 27 स्ट्रीट तक जाएगी। तो जेफ कहता है कि यह भी तो वहीं रहता है। इसके बाद ड्राइवर रोन को आखिरी स्टैंड पर छोड़ देता है। रोन नशे की हालत में खेतों में जाकर गिर जाता है। अगले दिन रोन अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर हैरान हो जाता है। थोड़ा ठीक होने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाके कहता है कि एक लड़के जेफ ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है और उसने मेरा पर्स और ब्रेसलेट भी चुराया है। इसके बाद पुलिस जेफ के घर पर जाकर रोन के बारे में पूछताछ करती है। तो जेफ कहता है कि वो नशे में था और मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की थी। मैंने उसका पर्स और ब्रेसलेट नहीं चुराया। मेरे साथ मेरी दादी भी थी, आप चाहो तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। इस पर दादी कहती कि मेरा पोता ऐसा नहीं कर सकता, उसने ऐसा नहीं किया। फिर पुलिस रोन से कहती कि मैंने जेफ से बात की, जेफ कई बार गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने चोरी की है या तुम्हें मारने की कोशिश की है। यह सुनकर रोन कहता है कि मैं काला हूँ, इसलिए आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, और जेफ एक गोरा आदमी है, इसलिए आप उस पर शक नहीं कर रहे हो, जिसका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यहाँ से रोन चला जाता है। फिर एक रात को वो वापस जेफ को देखता है। यहाँ जेफ फिर से एक आदमी को लेके जा रहा है। तभी रोन उस आदमी को कहता है कि इस आदमी के साथ मत जाओ, ये तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। ये सुनकर वो आदमी भाग जाता है। यहाँ से जेफ चुपचाप चला जाता है।
लेकिन फिर से जेफ क्लब में से एक लड़के को अपने घर लेके आ जाता है। वो लड़का नशे में ही जेफ के घर से बाहर चला जाता है। जेफ उसको लेने के लिए बाहर आता है। तभी उसकी दादी उसे देख लेती है और उसे वापस घर में बुला लेती है। वो लड़का अपने घर में जाने के बाद अपने बेड पर सो जाता है। तभी उस लड़के के पापा एम्बुलेंस को बुलाते हैं। अगली सुबह जेफ चॉकलेट मिक्स करने का काम कर रहा है। यहाँ उसे पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है, क्योंकि उस लड़के के पापा ने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। इस पर जेफ के ऊपर कोर्ट केस होता है। यहाँ जज जेफ को कहता है कि जेफ, तुम पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस हुआ है और तुमने इस पर कुछ नहीं कहने का फैसला लिया है। यहाँ जेफ को 1 साल की सजा होती है और जज कहता है कि तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। तुम्हारा स्वभाव देखकर ये कोर्ट तुम्हें 1 साल में जेल में 40 घंटे काम करने का मौका देती है। ये काम खत्म करने के बाद तुम सीधा जेल में रिपोर्ट करोगे। अब कोर्ट से जेफ और उसके पापा दादी के घर आ जाते हैं। रास्ते में मिस्टर डेमर जेफ से कहते हैं कि हम आज आखिरी बार फैमिली डिनर करेंगे और जब तुम जेल से बाहर आओगे तो तुम खुद के घर में रहोगे। अब रात में खाना खाते वक्त मिस्टर डेमर कहते हैं कि दादी के पास मेरा एक बॉक्स था, वो बॉक्स लेकर आओ। तो जेफ कहता है कि वो तो दादी ने मुझे दिया है। बाद में जेफ जब उसे लाने के लिए जाता है तो उसके पापा उसके पीछे चले जाते हैं। फिर जेफ उसके पापा से कहता है कि इसकी चाबी मुझे मिल नहीं रही है। तो उसके पापा नीचे जाकर उसे तोड़ने के लिए कुछ चीजें लाते हैं, क्योंकि उनको शक हो रहा था कि जेफ ने जरूर इस बॉक्स में कुछ गलत चीज छिपाई है। लेकिन मिस्टर डेमर के नीचे जाते ही जेफ उस बॉक्स में से स्टीवन की खोपड़ी को निकाल देता है। मिस्टर डेमर जब उस बॉक्स को देखते हैं तो उन्हें उसमें पोर्न मैगजीन्स मिलती है। यहाँ जेफ कहता है कि ये चीजें दादी को ना मिले, इसलिए मैंने इन्हें इस बॉक्स में रखा था। ये सुनकर मिस्टर डेमर चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है। यहाँ मिस्टर डेमर जेफ से पूछते हैं कि तुमने स्टेट फेयर में क्या किया था। इस पर जेफ कहता है कि मैं तो बस टॉयलेट कर रहा था, मुझे ऐसा करते हुए कोई देख लेगा मुझे नहीं पता था। फिर अगले सीन में मिस्टर डेमर जेफ को जेल में से लेने के लिए आते हैं। यहाँ वो जेफ से पूछते हैं कि आखिर तुमने उस लड़के को मोलेस्ट क्यों किया था। जेफ कहता है कि मैंने उसे मोलेस्ट नहीं किया, मैं तो बस उसकी फोटोज ले रहा था। फिर हमें कोर्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें उस लड़के के पापा जज को जेफ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ जेफ को सेक्सुअल असॉल्ट के केस में मिलवॉकी काउंटी हाउस करेक्शन जेल में 1 साल की सजा मिलती है। यहाँ मिस्टर जेमर जज को एक चिट्ठी लिखते हैं कि जेफ को शराब पीने की आदत है, तो प्लीज आप उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेजिए। इसके बाद में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जेफ की सजा पूरी हो गई थी और यहाँ उसके पापा उसे कहते हैं कि 1 हफ्ते के लिए तुम्हें तुम्हारी दादी के पास रहना होगा और बाद में तुम्हें तुम्हारा खुद का रूम लेना होगा। फिर मिस्टर डेमर पूछते हैं कि जब तुम जेल में थे तब क्या किसी काउंसलर ने तुम्हारी मदद की थी शराब छुड़वाने में या किसी और चीज में। जेफ कहता है कि मैं जेल में अकेला ही था। फिर मिस्टर डेमर जेफ को गाड़ी स्टार्ट करने को कहते हैं और खुद एक दीवार की तरफ जाकर रोने लगते हैं। फिर अगले सीन में जेफ एक गूंगे लड़के को एड्रेस बता रहा है और इसके बाद उसे अपने घर में लेके चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें 1960 का मिल्वॉकी शहर देखा जाता है। यहाँ एक हॉस्पिटल में एक औरत की डिलीवरी हो रही है। उस औरत का नाम शेरली है और उसका बच्चा काफी सुंदर था। वो उस बच्चे का नाम टोनी रखती है। फिर डॉक्टर के पास जाके वो कहती है कि जब हम टोनी को बुलाते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देता। तो डॉक्टर कहते हैं कि जब टोनी का निमोनिया का इलाज हुआ था तब क्या डॉक्टर ने उसे एंटीबायोटिक्स दी थी। इस पर शैली कहते हैं कि हाँ दी थी, एंटीसिलिन और जेंटामिसिन। इस पर डॉक्टर कहता है कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि जेंटामिसिन ऑटोटॉक्सिक है, जो कि बच्चे की सुनने की शक्ति के लिए खतरनाक है। इसीलिए जब आपके टोनी को बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स दी गई थी, इसी वजह से उसकी सुनने की शक्तियां चली गई है। दोस्तों, ये वही लड़का है जिसे पिछले एपिसोड के लास्ट में जेफ अपने घर में लेके गया था। अब अगले सीन में टोनी बड़ा हो गया है और वो एक क्लब में नाच रहा है। फिर यहाँ उसकी मिनी नाम के लड़के से एक मुलाकात होती है। टोनी गूंगा और बहरा होने की वजह से वो लिप रीडिंग जानता था और वो उसकी बातें सुनकर नोट्स में उससे बातें कर रहा था। फिर अगले सीन में टोनी अपने जैसे दोस्तों से बातें करता है। ये तीनों साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं। इसके बाद टोनी अपने घर में चला जाता है और अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। उसी रात को टोनी का दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि रिको का किसी ने खून कर दिया है। पुलिस वालों को हाईवे पर उसकी लाश मिली है। फिर अगले सीन में शेरली कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें रिको के जाने पर दुख है और इसके लिए तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तो टोनी कहता है कि मैं बाहर जाकर मेरे सपने को पूरा करना चाहता हूँ।
रिको की मौत ने मुझे ये बता दिया है कि क्या पता लाइफ में क्या हो जाए। मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। फिर शेरली पूछती है कि आखिर तुम मेडिसिन क्यों जाना चाहते हो? टोनी कहता है कि वहाँ कॉलेज टाउन है और वहाँ मैं बड़े-बड़े फोटोग्राफर से भी मिलूंगा। क्योंकि दोस्तों, टोनी एक मॉडल बनना चाहता था। अब वो मेडिसिन में आ जाता है और वो यहाँ आते ही अपने लिए काम की तलाश करता है। लेकिन गूंगा और बहरा होने के कारण उसे कोई काम पर नहीं रखता। फिर टोनी एक कपड़े की दुकान में जाता है और इस दुकान का मालिक टोनी से साइन लैंग्वेज में बातें करता है। वो कहता है कि मेरी बहन भी बेरी है और यह मालिक टोनी को काम पर रख लेता है। बाद में टोनी की नज़र एक आर्टिकल पर जाती है और वो उस आर्टिकल को देखते ही उस फोटोग्राफर से मिलने चला जाता है और मॉडल बनने के लिए उससे अपने फोटोज खिंचवाता है। यहाँ वो फोटोग्राफर कहता है कि तुम काफी हॉट दिखते हो और मैं तुम्हारी बॉडी को कैप्चर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ टोनी उसे नोट्स पर लिखता है कि मैं सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। क्या वो मुझे इस टाउन में मिलेगा? ये पढ़कर फोटोग्राफर कहता है कि चलो फोटो खींचते हैं। फिर टोनी वापस अपने घर पर आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है। यहाँ उसकी बहन कहती है कि मेरी सोनोग्राफी आ गई है और मेरे पेट में एक लड़की है और मैं उसका नाम भी टोनी ही रखना चाहती हूँ। ये सुनकर टोनी खुश हो जाता है। इसके बाद में टोनी अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाता है। इस क्लब में टोनी की मुलाकात जेफ से होती है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टोनी जेफ को वहां भी लेके जाता है जहां वो मॉडलिंग करता है। यहाँ टोनी फोटोग्राफर से कहता है कि तुम रहने दो, अब मेरे फोटो जेफ खींचेगा। फिर वो खाना खाते हुए एक दूसरे से नोट्स के थ्रू बातें करते हैं। फिर एक सीन में जेफ के पापा और उनकी गर्लफ्रेंड जेफ से मिलने के लिए आते हैं। तब जेफ इन्हें कहता है कि अब मैं बदल गया हूँ। अब मेरी शराब की लत भी छूट गई है, लेकिन कभी-कभी बियर पी लेता हूँ। मुझे काम पर भी प्रमोशन मिल गया है और यहाँ मेरा एक दोस्त भी बन गया है। ये सुनकर मिस्टर डेमर काफी खुश होते हैं। फिर अगले सीन में जेफ टोनी को अपने घर में लेके आता है और उसे ड्रिंक्स देता है। लेकिन इस बार वो उसकी ड्रिंक्स में ड्रग्स नहीं मिलाता। यहाँ हमें पता चलता है कि इस बार जेफ को सच्चा वाला प्यार हो गया है। फिर वो जेफ का फेवरेट गेम खेलते हैं। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अब अगली सुबह टोनी जेफ से कहता है कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। अब हम अगले हफ्ते ही मिलेंगे। ये सुनकर जेफ उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो हथौड़ा लेके आता है, लेकिन उससे वो टोनी को मारता नहीं। टोनी जेफ से गले मिलकर चला जाता है, लेकिन टोनी कुछ तो भूल जाता है, इसलिए वो चीज लेने के लिए वापस आता है। बट इस बार जेफ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और टोनी को मार देता है। इसके बाद टोनी की मॉम शेरली पुलिस के पास मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती है। वो पुलिस को बताती है कि वो 31 साल का है और वो मुझे 2 दिन पहले मिला था। मैंने उसके काम वाली जगह पर भी कॉल किया था, लेकिन वो वहां पर भी नहीं गया और वो पुलिस को कहती है कि वो सुन और बोल नहीं सकता। फिर टोनी की मॉम और बहन पूरे शहर में उसकी मिसिंग पोस्टर्स लगाना शुरू कर देती है। बाद में एक जगह पर टोनी की माँ कुछ लोगों के सामने बताती है कि पुलिस मेरे बेटे को ढूंढ नहीं रही है, अब हमें ही कुछ करना होगा। फिर वहां पर खड़े लोग टोनी के लिए कुछ पैसे देना शुरू कर देते हैं। इन लोगों में जेफ भी इनकी बातें सुन रहा था और वो भी कुछ पैसे देके चला जाता है। फिर जेफ घर में जाकर बहुत सारे बियर्स पी जाता है और टोनी के घर पर कॉल करता है और उसकी बहन को कहता है कि अब टोनी को ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि अब वो चला गया है। फिर एक सीन में टोनी की मम्मी खाना खाते वक्त उसे याद करती है। इसके तुरंत बाद में जेफ अपने घर में टोनी के मांस को फ्राई करते हुए नजर आता है और फ्राई करने के बाद उसे खाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत होती है पहले एपिसोड के एंड से, जब जेफ ट्रेसी को अपने घर लेके आता है। तो ट्रेसी मौका पाती है उसके घर से भाग जाता है और वो पुलिस को जेफ के घर पे लेके आता है। फिर पुलिस जेफ को गिरफ्तार कर लेती है। जेफ की गिरफ्तारी के बाद उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी आदमियों को पुलिस उस बिल्डिंग से जाने को कहती है, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग एक क्राइम सीन थी। इसके बाद पुलिस चीफ और एक बड़ा ऑफिसर बात करते हुए नजर आते हैं। वो ऑफिसर कहता है कि एक विक्टिम वहां से बच के निकलने में कामयाब हो गया था, लेकिन पुलिस वाले उसे वापस जेफ के घर लेके चले जाते हैं। ये वही लड़का है जो 14 साल का था, लेकिन जेफ पुलिस वालों को कहता है कि ये 19 साल का है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जेफ की पड़ोसी ग्लेंडा ने उस लड़कों को बचाने की लाख कोशिश की थी, लेकिन इन दो पुलिस वालों ने ग्लेंडा की एक भी नहीं सुनी, क्योंकि वो काली थी। इसके बाद में वो ऑफिसर कहता है कि क्या हम उन दो पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ताकि लोगों को ये लगे कि हम इस केस पर कुछ तो कर रहे हैं। इसके बाद में चीफ उस ऑफिसर को कहता है कि पुलिस यूनियन तो अपने ऑफिसर्स को बचाएगी ही। फिर वो ऑफिसर कहता है कि मरने वाले लोगों की फैमिली को इन्फॉर्म करो।
इसके बाद में दो पुलिस वाले मरने वाली फैमिली को जाकर कहते हैं कि जेफरी ने तुम्हारे मेंबर को मार दिया है। फिर अगले सीन में ग्लेंडा एक न्यूज रिपोर्टर को उस 14 साल के लड़के की रात वाली बात बताती है। वो कहती है कि उन दो ऑफिसर्स ने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने जेफ की बात मानी थी और उस 14 साल के लड़के को जेफ के हवाले कर दिया था बिना कोई जांच किए। यहाँ वो ये भी कहती है कि मैंने पुलिस वालों को बार बार फोन भी किया था उस बच्चे का हाल पूछने के लिए, लेकिन पुलिस कहती रही कि हमने उस मामले को संभाल लिया है। ये सारी बातें ग्लेंडा एक औरत को बता रही थी, जहाँ वो डेटा एंट्री का काम करती थी। वो औरत ये कहती है कि मिस्टर लिवली को प्रेस की फिक्र है और ग्लेंडा तुम्हारे डिवीजन में से कई औरतों ने तुम्हें काम करते वक्त रोते हुए देखा है। इस पर ग्लेंडा कहती है कि जब जब मैं उन चीजों को याद करती हूँ मैं वॉशरूम में जाके रोने लगती हूँ। बाद में जेसे जैक्सन जो मिल्वॉकी शहर का लीडर होता है, वो पुलिस की चीफ ऑरेलियो और एक ऑफिसर से बात करते हुए कहता है कि पुलिस अपना काम सही नहीं कर रही है। आज काले लोगों की कोई इज्जत नहीं है। जब जब काले लोग अपनी आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तब चीफ ऑरेलियो कहता है कि डेमर की गिरफ्तारी के बाद लोग हमारी पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। इस बात से शहर में दंगे हो सकते हैं। जैक्सन कहता है कि काले लोग पुलिस से नाराज है और वो इंसाफ चाहते हैं। मैं इस शहर मिल्वॉकी में एक मुद्दे पर लाइट डालने आया था ताकि तुम जैसे पुलिस वाले अपने काम को ईमानदारी से कर सके और रेसिज्म खत्म कर सके। इसके बाद जैक्सन ग्लेंडा से मिलने चला जाता है। तब ग्लेंडा कहती है कि पुलिस ने मुझसे बात करने के लिए एक बार भी कॉल नहीं किया। मैंने बहुत बार पुलिस को कॉल करके कहा था कि जेफ के घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है और वहां से चीखने चिल्लाने की भी आवाजें आ रही है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। लेकिन पुलिस वालों ने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। हम काले लोग चाहे कितना भी चिल्लाए, वो पुलिस वाले हमारी एक भी बात नहीं सुनते। इस पर जैक्सन कहता है कि मैं सुनूंगा। इसके बाद ग्लेंडा वो सारी बातें बताने लगती है जो उसने जेफ के कमरे से सुनी थी। इसके बाद अगले सीन में हम डिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ग्लेंडा की बिल्डिंग में रहने आता है। उसकी मुलाकात जेफ से होती है और वो गायब हो जाता है। इसके बारे में ग्लेंडा बिल्डिंग के मैनेजर से बात करती है। वो उस मैनेजर से कहती है कि जेफ के कमरे में से बहुत बदबू आती है, आप उसे इस बिल्डिंग से निकाल दो। मैंने उससे कई बार इस बारे में बात की है और जेफ कुछ नहीं बोलता। वो बदबू इतनी गंदी रहती है कि हमारा कमरे में रहना मुश्किल हो गया है। फिर मैनेजर जेफ के पास जाता है और उसे एक लेटर देता है और कहता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग में से निकाल दिया गया है। 30 दिनों में तुम्हें तुम्हारा रूम खाली करके जाना होगा। इसके बाद जेफ ग्लेंडा के घर जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि ग्लेंडा ने ही मेरी शिकायत की होगी। वो ग्लेंडा के लिए मीट सैंडविच लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम इसे खा लो और मेरे खिलाफ की गई कंप्लेंट को वापस ले लो। इसके बाद ग्लेंडा जेफ से पूछती है कि तुम्हारा 19 साल का बॉयफ्रेंड कहाँ है। जेफ कहता है कि उससे मेरा ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद ग्लेंडा पूछती है कि डिन कहाँ पर है और अगर तुमने ये बात बता दी तो मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगी। तुमसे मिलने के बाद डिन मुझे कभी नहीं दिखा। जेफ कहता है कि डिन के बारे में मुझे नहीं पता। यहाँ ग्लेंडा ये भी कहती है कि तुम्हारे घर में से रात को औजारों की आवाजें आती है। इस पर जेफ कहता है कि मैं कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद ग्लेंडा उस मीट सैंडविच को नहीं खाती और जेफ को अपने रूम में से बाहर निकलने को कहती है। इसके बाद एक सीन में ग्लेंडा पुलिस को कॉल करते हुए कहती है कि मेरे बगल वाले रूम में से जोरदार झगड़े की आवाजें आ रही है। मेरे हिसाब से कोई तो किसी को जान से मार रहा है। ये सारी बातें ग्लेंडा को उसके रूम में लगी जाली से आ रही थी, लेकिन ग्लेंडा के कॉल करने के बाद भी पुलिस उसकी बातों को नहीं सुनती। अगर पुलिस वाले ग्लेंडा की बात को एक बार भी मान लेते तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। ये सारी बातें ग्लेंडा जैक्सन को बताती है। इस पर जैक्सन कहता है कि आज से सभी लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे। कल चीफ ऑरेलियो उन दो पुलिस वालों को सस्पेंड करेंगे जिन्होंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी। इसी के साथ ये 7वां एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब 8वें एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर डेमर रोते हुए नजर आते हैं क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें जेल में बुलाकर यह बता दिया था कि आपके बेटे जेफ ने कई सारे लोगों का खून किया है। इसके बाद में जेफ को अपने पिताजी से मिलने के लिए लाया जाता है और यहाँ उसके पापा कहते हैं कि जेफ तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें ऐसी परवरिश नहीं दी थी। तो जेफ कहता है कि मुझे नहीं पता। मिस्टर डेमर पूछते हैं कि इन सभी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या तुम्हें पता है? इस पर जेफ कहता है कि मुझे नहीं पता। मैं जब इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि कैसे आप रोड पर मरे हुए जानवरों को ढूंढने के लिए मुझे अपने साथ लेके जाते थे और हम उन्हें काटते थे। तो जेफ के पिताजी कहते हैं कि तुम ये सारे इल्जाम मुझ पर नहीं डाल सकते, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने जिस चीज में अपनी दिलचस्पी दिखाई मैंने तो बस उस काम में तुम्हारा साथ दिया। इस पर जेफ कहता है कि हाँ सही बात है। इसके बाद हम एक सीन में जोयस को देखते हैं जो एक कैंप में आई है।
यहाँ कुछ न्यूज़ रिपोर्टर उससे सवाल पूछने लगते हैं और उससे जेफ के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता और वो अंदर चली जाती है। वहाँ जाके वो उसके एक पेशेंट आइजैक को उसकी एचआईवी रिपोर्ट देती है जो कि नेगेटिव आई थी। फिर अगले सीन में मिस्टर डेमर सोफे पर बैठे नजर आते हैं। तभी यहाँ उनकी बीवी आके कहती है कि तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तुम पिछले 5 दिनों से सोए नहीं हो। ये तुम्हारी तबीयत के लिए हानिकारक है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाके नींद की गोलियां लेनी चाहिए। इस पर मिस्टर डेमर कहते हैं कि गोलियां ही तो इन सभी की जड़ है। प्रेगनेंसी के दौरान भी जो इस हजारों गोलियां खाती थी उसी का असर इस पर पड़ा है। इस पर शेरी कहती है कि तुम जॉयस को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो मिस्टर डेमर कहते हैं कि क्यों नहीं, ये उसकी गलती है। वो डेमर को घर पर अकेला छोड़ के चली गई थी। तो शेरी कहती है कि उस वक्त तुम कहाँ पर थे, और ये कहकर वो माफी भी मांगती है क्योंकि उस वक्त मिस्टर डेमर शेरी के साथ थे। तब मिस्टर डेमर कहते हैं कि वो मेरा खून है और मैं जब उसकी उम्र का था तब मुझे भी ऐसे ख्याल आते थे। मैंने बम बनाने की कोशिश की थी। मैं पटाखों को खिलौने से बांध कर स्कूल में लेके गया था और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया था। इस पर शेरी कहती है कि ये दोनों बातें बिल्कुल अलग है। तो मिस्टर डेमर कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर भी उसके जैसे काम करने की चाहत है। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी और मैंने उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की थी ताकि मैं उसके साथ अपनी मनमर्जी कर सकूं। मैं अकेले में यह सोचा करता था कि किसी को मारना कैसा लगता होगा, और मुझे सपने भी आते थे कि मैंने किसी को मार दिया है। तो शेरी कहती कि वो तो बस सपने थे। तुमने किसी को भी नहीं मारा। तुम्हारे खून में कोई भी कमी नहीं है। डेविड भी तो तुम्हारा ही खून है। वो तो बिल्कुल नॉर्मल है और अच्छा लड़का है। दोस्तों, डेविड जेफ का छोटा भाई है जिसे डाइवोर्स के बाद जोयस अपने साथ लेके चली गई थी। फिर अगले सीन में मिस्टर डेमर अपनी माँ के घर जाते हैं। यहाँ कुछ पुलिस वाले उनके घर की तलाशी लेते हुए नजर आते हैं क्योंकि जेफ ने वहां पर कई सारे खून किए थे। यहाँ मिस्टर डेमर कहते हैं कि मेरी माँ को परेशान मत करो, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद में मिस्टर डेमर अपनी माँ को ऊपर वाले कमरे में लेके जाते हैं और उनका ध्यान भटकाने के लिए उनके साथ पत्ते खेलने लगते हैं। अगले सीन में बहुत सारे लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर जैक्सन एक लंबी स्पीच देता है। वो कहता है कि पुलिस वालों को हमें इंसाफ दिलाना होगा। काले लोगों के साथ बुरा हुआ है। इसके बाद चीफ ओरेलियो उन 2 पुलिस वालों को पेड लीव पर भेज देता है। इस पर वो 2 पुलिस वाले कहते हैं कि आपको तो हमारी साइड में होना चाहिए था। इस पर चीफ कहता है कि मुझ पर ऊपर से बहुत सारा प्रेशर है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप हमें ऐसे ही नहीं निकाल सकते। हमारी यूनियन वाले हमारे लिए केस लड़ेंगे। ये दोनों वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने 14 साल की लड़की को जेफ के हवाले किया था। फिर अगले सीन में मिस्टर डेमर और शेरी टीवी देख रहे होते हैं। इस टीवी में ट्रेसी जो जेफ से बच गया था उसका इंटरव्यू दिखाया जाता है। इसके बाद में जेफ के बचपन का दोस्त आता है। उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन असल में उसका दोस्त नहीं होता। न्यूज वाले उसका असली नाम नहीं बताते। वो उसे निक के नाम से बुलाते हैं। यहाँ निक कहता है कि मैं और जेफ ईयरबुक में एक साथ थे। यहाँ न्यूज एंकर पूछता है कि तुम दोनों ये सेक्सुअल एक्टिविटी कहाँ करते थे। निक कहता है कि जेफ के घर पर। तभी एंकर पूछता है कि क्या तुम जेफ की फैमिली से कभी मिले हो। तो निक कहता है कि हाँ, उसकी एक सौतेली माँ थी जो उस पर हमेशा चिल्लाती रहती थी, और जेफ ने कहा था कि उसके पापा ने उसे सेक्सुअली मोलेस्ट भी किया था। ये सुनकर मिस्टर डेमर टीवी बंद कर देते हैं और शेरी से कहते हैं कि ये सब सही नहीं है। फिर अगले सीन में हम जेफ, मिस्टर डेमर और एक लॉयर को एक साथ देखते हैं। मिस्टर डेमर जेफ से कहते हैं कि तुम न्यूज और मैगजीन के कवर पे हो। तो जेफ पूछता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसके पापा कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं लिखा है। लोग तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। इस पर जेफ कहता है कि मैं भी तो यही चाहता हूँ। यहाँ लॉयर कहते हैं कि विस्कोसिन में डेथ सेंटेंस नहीं है। फिर लॉयर कहता है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम्हारा इलाज कराने के लिए हमें जज को यह साबित करना होगा कि तुम पागल हो। तो जेफ कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। इस पर मिस्टर डेमर कहते हैं कि मर्डर करते वक्त तो तुम पागल थे। जेफ कहता है कि नहीं। फिर जेफ के पापा कहते हैं कि याद है, तुम मुझे कहते थे कि मैं शैतान के कब्जे में हूँ और तुम्हें जागने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। तो जेफ कहता है कि मैं नशे में होता था, लेकिन मुझे पता रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद मिस्टर डेमर कहते हैं कि हमारे पास एक और केस है जो तुम्हारे केस से मेल खाता है। इस पर लॉयर कहता है कि ये काफी पुरानी बात है। एक हार्डवेयर शॉप की मालकिन गायब हो गई थी। किसी को भी पता नहीं था कि वो कहाँ गई है। उसके बेटे ने पुलिस वालों को बताया था कि एक एडकिन नाम का आदमी उनके शॉप में आया था। तो वो पुलिस वाले एडमिन के घर गए, लेकिन वहां पर उन्हें कोई नहीं मिला। फिर उसके घर के पीछे एक झोपड़ी थी। जब
पुलिस ने उसका दरवाजा खोला तो उन्हें वहां पर एक औरत की बिना सिर की बॉडी मिली। वो औरत छत से लटकी हुई थी। इसके बाद एडगिन को गिरफ्तार किया गया। फिर उसके घर की तलाशी ली गई और यहाँ उस औरत का सिर एक बोरी में मिला और उसके शरीर के टुकड़े हर तरफ फैले हुए थे। वहां इंसानी खोपड़ी की कटोरियां थी। उसके बेड के आसपास खोपड़ियां ही खोपड़ियां थी। उसके बेड की चादर चमड़े से बनी हुई थी। अब मिस्टर डेमर कहते हैं कि एक बार तुमने लाश को खोदने की कोशिश भी की थी और एडगिन ने यह काम 30 से 40 बार किया था। उसने कई लोगों को मारा था, लेकिन वो पागल होने की वजह से पूरी जिंदगी जेल में नहीं रहा। यानी कि वो पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में जाता रहा, जहां उसका इलाज किया गया। लॉयर कहता है कि हम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो जेफ कहता है कि मैंने उसकी कहानी एक कॉमिक बुक में पढ़ी थी, जिसमें डरावनी और अजीबोगरीब कहानियां होती है। फिर अगली सीन में लॉयर और मिस्टर डेमर रूम से बाहर आ जाते हैं। तब मिस्टर डेमर कहते हैं कि ऐसी कॉमिक बुक कौन लिखता है, ये पूरा कल्चर ही खराब है। फिर अगले सीन में हमें कोर्ट दिखाया जाता है। यहाँ जज कहते हैं कि जूरी ये समझती है कि जेफरी की दिमागी हालत एकदम ठीक है और उसने कबूल किए 17 मर्डर्स के लिए जेफरी को जेल में भेजा जाएगा, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ। अब हम मंडे को मिलेंगे। उस दिन विक्टिम्स के परिवार को अपने विचार मानने का मौका मिलेगा और डिफेंडेंट को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। उस कोर्ट में जेफ की मां जॉयस भी आई थी। कोर्ट के बाहर आते ही मिस्टर डेमर और जेस काफी देर तक आपस में बहस करते हैं और वो एक दूसरे को इस बारे में जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर अगले सीन में जेस कार्टिज के नानी के घर पर जाती है। कार्टिज को जेफ ने मारा था। जेस उसकी नानी को कहती है कि क्या कोर्ट में आप मेरे जेफ की तरफ से बोलोगी, ताकि जज उसे जेल के बजाय मेंटल हॉस्पिटल में भेज सके। तो वो औरत कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर मंडे आ जाता है और विक्टिम्स के घर वाले जेफ के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। इसके बाद जज कहता है कि सजा सुनाने के पहले जेफ, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? यहाँ जेफ कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये केस कभी भी मेरे आजादी के बारे में नहीं था। मैं आजाद होना नहीं चाहता था। सच कहूं तो मुझे मौत ही चाहिए थी। मैं जानता था कि मैं बीमार हूँ और मैं बुरा भी हूँ। मुझे पता था कि मैं बीमार था। डॉक्टर्स ने मुझे मेरी बीमारी के बारे में बताया था और अब मैं थोड़ा शांत हूँ। मैंने लाशों की पहचान करवाने में पुलिस की मदद भी की थी। मैंने जो इन परिवारों के साथ किया है, मुझे इसका बहुत अफसोस है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं मेरी बाकी की जिंदगी जेल में ही काटना चाहूंगा। फिर अगले सीन में एक रिपोर्टर कहती है कि जज ने जेफ को 15 साल की सजा सुनाई है। हर एक कत्ल के लिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फिर अगले सीन में मिस्टर डेमर, जेफ और शेरी नजर आते हैं। फिर मिस्टर डेमर कहते हैं कि मैंने खुद के अलावा सबको इसका कसूरवार ठहराया था, लेकिन गलती तो मेरी ही थी। जेफ कहता है कि नहीं। जेफ के पापा कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें रोड पर के मरे हुए जानवरों को काटना सिखाया था। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे लोगों के मारने वाली फैंटेसी को बैठकर सुनना चाहिए था, क्योंकि मैं भी ऐसा ही महसूस करता था। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। फिर वो जेफ के गले लगकर रोने लगते हैं। इसके बाद जेफ से मिलने का टाइम पूरा हो जाता है और पुलिस वाले उसे लेके चले जाते हैं। फिर अगले सीन में जेस एक चिट्ठी लिखती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाती है। इसके बाद मिस्टर डेमर किताब लिख रहे होते हैं। यहाँ शेरी आती है और कहती है कि मेरी अभी अभी डेविड से बात हुई है। जोइस अभी ठीक है, लेकिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। फिर अगले सीन में वो दोनों पुलिस वाले वापस आ जाते हैं, जिन्हें पेड लीव से निकाला गया था। और बाद में यही बातें जैक्सन अपने बेटे से करते हुए नजर आता है। तो उसका बेटा कहता है कि बस इतनी सी सजा। इस पर जैक्सन कहता है कि मेयर ने कहा है कि वो इस पर अपील करने वाले हैं। उसका बेटा कहता है कि अगर काम नहीं हुआ तो जैक्सन कहता है कि फिर हम अगली लड़ाई लड़ेंगे। और इसके साथ ये भी एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में कोलंबिया करेक्शनल फैसिलिटी को दिखाया जाता है, यानी कि जहां जेफरी को जेल भेजा गया था। यहाँ जेफरी अपना मेल लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है और इसके बाद में वो अपने रूम में चला जाता है और वहां जाके वो उन मेल्स को पढ़ने लगता है। उनमें एक मेल में एक लड़की ने लिखा था कि मेरे स्कूल में 3 लड़के तुम्हारे ड्रेस पहन के आए थे। उन्हें देख के स्कूल के सभी बच्चे डर गए थे। अब हमारे स्कूल में तुम्हारे ड्रेस को पहनना मना है। तुम्हारे ऊपर एक कॉमिक बुक भी बनाई गई है। वो लड़की उस कॉमिक बुक का एक पेज भी इस मेल के थ्रू भेज देती है और इसमें वो जेफ को $5 भी भेजती है और कहती है कि क्या तुम मुझे एक ड्राइंग भेजोगे। इसके बाद जेफ अपने हाथ की ड्राइंग बनाने लग जाता है। फिर अगले सीन में जेफ जेल की कैंटीन में खाना खाते हुए नजर आता है और यहाँ वो अपने खाने में से एक मांस के टुकड़े को उठा के सभी को कहता है कि क्या तुमने कभी गौर किया है कि ये इंसान के अंगूठे जैसा क्यों दिखता है?
जब मैंने इसे खत्म किया था तो ये ऐसे ही दिखता था। बाद में जब जेफ खाना खा के जाता है तो वहाँ का एक आदमी उसे कहता है कि ये मुझे पसंद नहीं आया। तो जेफ कहता है कि मेरे फैंस को पसंद है। फिर इसके अगले सीन में ग्लेंडा अपनी बेटी के घर से अपने पुराने घर में वापस जाने की तैयारी कर रही थी। तो उसकी बेटी कहती है कि आप यही रुक जाओ, लेकिन ग्लेंडा उसकी एक नहीं मानती और अपने पुराने रूम में रहने के लिए चली जाती है। फिर अगले सीन में जेफ अपने फैंस के मेल्स पढ़ते हुए नजर आता है और उसके फैंस इन मेल्स के थ्रू उसे कुछ पैसे भी भेजते हैं। तो जेफ एक पुलिस वाले को $20 देता है और एक म्यूजिक टेप लाने को कहता है। इसके बाद में जेफ के आजू बाजू वाले कैदी शोर मचाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि प्लीज इसे बंद करो, क्योंकि जेफ उस टेप पर वेल की रोने की आवाजें सुन रहा था। बाद में एक पुलिस वाला आता है और जेफ को कहता है कि उस टेप को बंद करके मुझे दो। तो जेफ कहता है कि ये तो मेरा है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि उसे बंद करके मुझे दो, वरना मैं तुम्हें दूसरी सेल में डाल दूंगा। यहाँ वो पुलिस वाला ये भी कहता है कि तुम्हें ये पसंद है, लोगों के रोने की आवाजें। तो जेफ कहता है कि ये व्हेल की आवाज है और इससे मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छी नींद आती है। फिर वो पुलिस वाला उस टेप को लेके वहां से चला जाता है। इसके बाद में अगले सीन में टोनी की माँ एक मेल को पढ़ती है। उस मेल में जेफरी की एक कॉमिक बुक भी थी। इसे देखकर वो एक लॉयर के पास चली जाती है। वो इस कॉमिक बुक पर सिविल केस करना चाहती थी। यहाँ लॉयर कहता है कि सिविल केस में सालों लग जाते हैं और अगर हम जीत भी गए तो भी हमें पता नहीं कि इस कॉमिक बुक छापने वाली कंपनी से हमें कितना पैसा मिलेगा। तो शेरली कहती है कि मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, ये एक शैतानी किताब है। तो लॉयर कहता है कि जेफ के पापा ने ये किताब लिखी है और मुझे लगता है कि ये किसी कॉमिक बुक से भी ज्यादा बिकेगी। तो इस कॉमिक बुक की कंपनी पर केस करने के बजाय हमें डेमर फैमिली पर केस करना चाहिए। हम बुक की डील वाले पैसों पर दावा कर सकते हैं और इसी के साथ हम मूवी, टीवी शोज, इंटरव्यूज और जो जेफ के फैंस उसे पैसे भेज रहे हैं उन पर भी हम दावा कर सकते हैं। हम उन्हें एक भी पैसा कमाने नहीं देंगे। इस पर टोनी की माँ कहती है कि केस करना तो ठीक है, लेकिन जेफ की फैमिली ने काफी कुछ झेला है। मैं जेफ के मम्मी और पापा से मिली हूँ, वो अच्छे लोग हैं। इस पर लॉयर कहता है कि होंगे वो अच्छे लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इन पैसों को पीड़ित परिवार वालों को भी देंगे। तो क्या तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? टोनी की माँ कहती है कि हाँ, मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में मिस्टर डेमर और शेरी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखते हैं। यहाँ वो खाना खाते हुए एक न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। इस न्यूज़पेपर में मिस्टर डेमर की किताब की तारीफ की गई थी। इसे पढ़कर वो दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम जेफ को देखते हैं जो जेल की सफाई कर रहा है। इस जेल में मिस्टर डेमर का इंटरव्यू एक टीवी पर आ रहा था। यहाँ इस इंटरव्यू का एक होस्ट कहता है कि इस बुक पर एक मूवी बन रही है। यहाँ एक पुलिस वाला जेफ को कहता है कि सफाई पर ध्यान दो। फिर अगले सीन में मिस्टर डेमर एक लॉयर को कहते हैं कि क्या मुझे मेरी बुक का प्रॉफिट भी देना होगा? लेकिन इस बुक से तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। यहाँ लॉयर कहता है कि 50,000 कॉपीज नहीं बिकी, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर इस बुक से कोई भी प्रॉफिट होगा तो जज ने कहा है कि वो सारा पैसा पीड़ित परिवार वालों को मिलेगा। वो जेफ का पैसा भी चाहते हैं। यहाँ शेरी कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है। लॉयर कहता है कि जेल में जेफ को 1 घंटे के 25 सेंट्स मिलते हैं और उसके फैंस भी उसे कुछ पैसे भेजते हैं। इस पर मिस्टर डेमर कहते हैं कि इनसे तो जेफ की कॉफी और सिगरेट्स का खर्चा होता है। तो लॉयर कहता है कि अब वो ये भी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि इस पर अब पीड़ित परिवार वालों का हक है। अब अगले सीन में मिस्टर सिंतासोफो को फोन पर एक अननोन कॉल आता है और वो कहता है कि जहाँ से आया था वहां पर वापस चला जा। ये उस 14 साल की लड़की के पापा थे। इसके बाद में मिस्टर सिंतासोफो के छोटे लड़के को, जो जेफ की चंगुल से बच गया था, उसे बुरे सपने आते हैं। फिर अगले सीन में एक ऑफिसर उन दोनों पुलिस वालों को बहादुरी का अवार्ड देते हैं। यहाँ उन दोनों को मिल्वॉकी ऑफिसर्स ऑफ द ईयर दिया जाता है। दूसरी तरफ ओरेलियो ग्लेंडा को सिटीजन ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है। अगले सीन में एक महिला लॉयर मिस्टर सिंतासोफो को कहती है कि हम सिटी पर केस करेंगे, जिसने आपके बेटे की हिफाजत नहीं की। हम आपके परिवार के लिए $10 मिलियन का हर्जाना मांगने वाले हैं। इसके बाद में ग्लेंडा को जेफ के घर में से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है। फिर वो नीचे बेसमेंट में जाके सो जाती है। यहाँ कुछ और भी लोग थे, उनको भी रात में बुरे सपने आते थे। फिर अगली सुबह इस बिल्डिंग का मैनेजर आता है और लोगों को कहता है कि सुरक्षा के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर सोने नहीं दे सकता।
फिर अगले सीन में ग्लेंडा सिंथोसोफा के मेमोरियल में जाती है और उसके पिताजी से भी मिलती है। इसके बाद में मिस्टर डेमर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब मेरी किताब पर कोई मूवी नहीं बन रही है। जेफ आपसे बहुत प्यार करता था और अब मैं आपसे मिलने के लिए कल आऊंगा। यहाँ जेफ की दादी बीमार होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। फिर अगले सीन में ग्लेंडा की बिल्डिंग के नीचे कुछ बच्चे जेफ का नाटक करते हुए गला काट के मस्ती कर रहे थे और कुछ फोटोज भी खींच रहे थे। तभी यहाँ पर ग्लेंडा और उसकी लड़की आ जाती है। यहाँ ग्लेंडा की लड़की उस लड़के का कैमरा गुस्से में तोड़ देती है और उन्हें वहां से जाने को कहती है। फिर यहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं और ग्लेंडा की लड़की सैंड्रा को गिरफ्तार कर लेते हैं और कहते हैं कि एक लड़के ने एफआईआर की है कि आपकी लड़की ने उसे मारा और उसका कैमरा भी तोड़ दिया। इसके बाद में जेफ के सामानों की नीलामी की जाती है। यहाँ एक जो जिलबर्ग नाम का एक आदमी उन सारे सामानों को खरीद लेता है और उसे दफना देता है। फिर अगले सीन में एक लॉयर मिस्टर सिंथासोफो को कहती है कि जज ने हमारे दावे को नकार दिया है कि पुलिस वालों को आपके लड़के का प्रोटेक्शन करना चाहिए था, लेकिन सिटी ने समझौता कर लिया है और हमने मांगे थे उतने तो नहीं, बट हमें 8.5 लाख रुपए देने वाले हैं। इसके बाद में जो जिलबर्ग जिन्होंने जेफ का सारा सामान खरीदा था वो मिस्टर सिंथासोफो के घर पर आते हैं और कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि नीलामी की सारी रकम पीड़ित परिवार वालों को मिलने वाली थी, बट मैं ये नहीं चाहता था कि उसका सामान कोई कलेक्टर आइटम बने, इसलिए मैंने थोड़ा और पैसा देकर जेफ के सामान को खरीद लिया और उसे नष्ट कर दिया। यहाँ जो जिलबर्ग मिस्टर सिंथोसोफो को 32,000 देते हैं और कहते हैं कि इन्हें सभी पीड़ित परिवार वालों को बंटवा दो। इसके बाद में फिर से मिस्टर सिंथोसोफो को एक अननोन कॉल आता है। दोस्तों ये कॉल बार बार वो दो पुलिस वाले ही कर रहे थे। फिर अगले सीन में ग्लेंडा के पास बिल्डिंग का मैनेजर आकर कहता है कि सिटी ये सारी बिल्डिंग को खरीद रही है और इसे तोड़ा जाएगा। वो सारे किराएदारों का रिलोकेशन का खर्चा उठाने वाली है। 8 दिनों में सबको यहाँ से जाना होगा और मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग की जगह पर पार्क बनने वाला है। इस पर ग्लेंडा कहती है कि उन्हें यहाँ पर एक मेमोरियल बनाना चाहिए ताकि लोग मरने वाले लोगों को भूल ना जाए। फिर 2 महीने बाद उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है। फिर अगले सीन में कुछ कैदी प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। यहाँ जेफ के पीछे बैठा एक आदमी जेफ पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन जेफ बच जाता है और उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद में बेड पर बैठे बैठे जेफ अपने फैंस के मेल को पढ़ता है। एक फैन जेफ को कहता है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे हंसी आ गई, वो तुम्हें कभी मार नहीं सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब 10वें एपिसोड की शुरुआत में हमें 1977 का शिकागो शहर दिखाया जाता है, जिसमें जॉन गेसी नाम का एक शख्स एक लड़के को कंस्ट्रक्शन का काम सिखाने के लिए अपने घर में लेके आता है और जेफ की ही तरह उसके ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला देता है। इसके बाद में गेसी उस लड़के को टॉर्चर करने लगता है। इसके बाद में ग्लेंडा टीवी पर एक न्यूज देखती है। उसमें बताया जाता है कि गेसी को जहर का इंजेक्शन देके मारने की सजा सुनाई गई है। वही दूसरी तरफ जेफ जेल की कैंटीन में बैठकर खाना खा रहा होता है और वो दूसरे टेबल की कुर्सी पर खाने की प्लेट रख देता है। फिर एक आदमी बिना देखे खाने पर बैठ जाता है और जेफ को गालियां देने लग जाता है। तो जेफ कहता है कि सॉरी, मेरा दोस्त यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद में जेफ एक कैदी को अपना ऑटोग्राफ देता है और उससे $50 मांगता है। वो आदमी कहता है कि मैं नहीं दूंगा। तो जेफ कहता है कि इसकी कीमत $100 होनी चाहिए, ये फ्यूचर में कलेक्टर आइटम होने वाला है और मैं तुम्हें कुछ न्यूड्स फोटो भी दूंगा जो लड़कियों ने मुझे भेजी है, मेरे तो वो किसी काम की नहीं है। इसके बाद में फिर से जब कुर्सी पर खाना रख देता है तो यहाँ पर स्कारवर नाम का एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी बदतमीजी से तंग आ गया हूँ, तू कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो तू अपने ऑटोग्राफ बेच रहा है। तो जेफ कहता है कि मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो स्कारवर कहता है कि नहीं, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है, लेकिन तुझे अपनी गलती पर बिल्कुल अफसोस नहीं है। इसके बाद में स्कारवर जेल की लाइब्रेरी में चला जाता है। तो वहां पर बैठी औरत कहती है कि तुम जेफ के बारे में रिसर्च क्यों करना चाहते हो। तो स्कारवर कहता है कि मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। तो वो औरत कहती है कि सिस्टम के मुताबिक और तुम्हारी दिमागी हालत को देखकर तुम्हें कुछ चीजें पढ़ने को मना की गई है। इसके बाद में स्कारवर न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है और उसके जरिए उसे जेफ के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। फिर अगले सीन में जेफ कमरे की सफाई करते हुए टीवी देखता है। उस पर गैसी की न्यूज चल रही थी। इसके बाद में जेफ जेल के एक प्रिस्ट से मिलने चला जाता है और उससे पूछता है कि लोग सीरियल किलर क्यों बनते हैं। प्रिस्ट कहता है कि इसकी वजह किसी को भी नहीं मालूम। कुछ लोग इसे इंटरस्टेट हाईवे रीजन मानते हैं
जो देश के इतिहास की एक नई खोज है। ये शायद से दूसरे वर्ल्ड वॉर या वियतनाम से शुरू हुआ। जो लोग वॉर से आए वो सदमे में थे। वो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। वो एक दूसरे से मारपीट करने लग गए थे और इसका असर बच्चों पर पड़ा और इंटरनेट की वजह से पोर्नोग्राफी पर हर किसी की पहुंच हो गई। यहाँ जेफ कहता है कि मैं बचपन में एक हेलोवीन पार्टी में शैतान बनकर गया था। वो मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मैं बड़ा हुआ तो मैंने शैतान के लिए एक सिंहासन बनाया और इसलिए मैं लाशों के टुकड़े जमा कर रहा था। मुझे मूवीज में वो लोग अच्छे लगते हैं जो बुरे होते हैं। मैंने टीवी पर जॉन गेसी की न्यूज भी देखी थी। लोग ये कहते हैं कि हम एक जैसे हैं। हमने बुरे काम किए हैं लेकिन हम अलग हैं। मैंने तो सब कुछ कबूल किया है लेकिन गेसी कहता है कि उसने कुछ किया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ ग्लेंडा भी चर्च में जाती है और प्रीस्ट से मिलती है। ग्लेंडा उसे कहती है कि आपने अपनी स्पीच में दया और माफी की बात कही है लेकिन ऐसा कर पाना मुश्किल है और बात जब जेफरी की आती है तो मैं उसे माफ नहीं कर पाती। मेरे दिल में उसके लिए नफरत है। मुझे उसके बारे में बुरे सपने आते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये सब मेरे दिमाग से निकल जाए। इस पर वो प्रिस्ट कहता है कि इंसान के तौर पर इन ख्यालों का आना आम बात है। तुम्हें रोज लड़ने की ताकत और ईश्वर से कृपा मांगनी चाहिए। तुम्हें और भी ज्यादा चर्च आना चाहिए। इसके बाद में अगली सीन में मिस्टर डेमर जेफ से बात करते हुए नजर आते हैं। तो जेफ कहता है कि यह शराब नहीं मिलती। यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। मिस्टर डेमर कहते हैं कि क्या तुम्हें शराब की तलब होती है? तो जेफ कहता है कि हर दिन, लेकिन अच्छा है यहाँ नहीं मिलती। इसके बाद में जेफ कहता है कि मैं बैप्टाइज होना चाहता हूँ। इसका मतलब अपने पापों को भूलकर जीसस के चरणों में जाना और ये एक अपने पापों को धोने का तरीका है। यह मिस्टर डेमर काफी खुश हो जाते हैं। यह जेफ कहता है कि क्या आप मुझे कभी माफ कर पाओगे? तो मिस्टर डेमर कहते हैं कि समझो कर दिया, तुम मेरे बेटे हो। फिर अगली सीन में ग्लेंडा मिस्टर सिंथोसोफो के बेटे की शादी में जाती है। वहीं दूसरी तरफ टोनी की माँ दो औरतों से बात करती है। वो कहती है कि हमें फिर से कॉमिक बुक वालों पर केस करना चाहिए। उनमें से एक औरत कहती है कि पिछला केस तो हम हार गए। टोनी की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, हम फिर से केस करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि जेफरी कोई सुपर हीरो नहीं है बल्कि एक सीरियल किलर है। जिस दिन जॉन किसी को जहर देकर मार रहे थे उसी दिन जेफ बैप्टाइज हुआ। यहाँ वो एक टब में पानी भरते हैं ताकि जेफ को बैप्टाइज किया जाए। यहाँ जेफ सफेद कपड़े पहन लेता है और उसे टब में डुबाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कारवर जेफ के बारे में पढ़कर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद में वो भगवान से पूछता है कि अब बताओ मैं क्या करूं। वहीं दूसरी तरफ प्रीस्ट जेफ से कहता है कि मैं तुम्हें बैप्टाइज कर रहा हूं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, ताकि तुम्हें माफी मिल सके। फिर अगली सीन में जेफ बाइबल पढ़ रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला उसे कहता है कि चलो काम पर चलो। फिर वो एक जिम में जाकर सफाई करने लग जाता है। यहाँ जेसी नाम का एक आदमी कहता है कि तुम 25 सेंट्स का क्या करोगे? क्या तुम उन्हें सिगरेट्स में उड़ाओगे? तो जेफ कहता है कि शायद मैं उन्हें चर्च में दे दूंगा। इसके बाद में इन दोनों के साथ पुलिस वाला स्कारवर को भी लेके आता है और कहता है कि आज ये तुम्हारी सफाई में मदद करेगा। यहाँ से पुलिस वाला चला जाता है। यह जेसी स्कारवर को कहता है कि मैं लॉकर रूम साफ करने वाला हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? स्कारवर उसकी मदद करने को मान जाता है लेकिन लॉकर रूम में जाने के बाद स्कारवर जेसी को मार देता है। इसके बाद स्कारवर जेस से कहता है कि जेसी अपनी बीवी का कातिल था। उसने अपनी बीवी के चेहरे पर 5 बार चाकू से हमला किया और उसका इल्जाम काले लोगों पर डाल दिया। लेकिन ये तेरे मुकाबले कुछ नहीं है डेमर। तूने लोगों का खून नहीं किया बल्कि उनके टुकड़े टुकड़े कर कर उनका मांस खाया। मुझसे कुछ बातें कर जेफरी। तो जेफ कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया। फिर स्कारवर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो जेफ कहता है कि मैं भटक गया था लेकिन अब मैं भगवान के पास लौट आया हूँ और अब मैं बदल गया हूँ। यह स्कारवर कहता है कि मेरा भगवान बदले का भगवान है जो शैतान को सजा देता है और जब वो यह काम खुद नहीं कर पाता तो वो किसी को भेजता है। फिर स्कारवर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और जेफ नीचे गिर जाता है। इसके बाद में स्कारवर एक लोहे का पाइप लेता है और उसे जेफ को मारने आता है। यहाँ जेफ कहता है कि मैंने उन्हें ड्रग्स दिया ताकि उन्हें दर्द महसूस ना हो। लेकिन स्कारवर कहता है कि तुम्हें हर सेकंड दर्द होगा और यहाँ वो उस लोहे के पाइप से जेफ के चेहरे पर बार बार मारता है। फिर जेफ को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और यहाँ मिस्टर डेमर और शेरी को कॉल करके बुलाया जाता है। यहाँ डॉक्टर कहता है कि आपके लिए एक बुरी खबर है, आपका बेटा जेफ अब इस दुनिया में नहीं रहा।
फिर मिस्टर डेमर जेफ की बॉडी के पास जाकर रोने लगते हैं। फिर अगले सीन में मिस्टर डेमर एक आदमी से कहते हैं कि जेफ का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उसकी अस्थियां मुझे भेज दी गई थी। इस पर जॉयस कहती है कि आधी अस्थियां मुझे भी भेजी गई थी। यहाँ लॉयर कहता है कि आपके बेटे की ऑटोप्सी की गई थी, यानी आपकी बेटी की बॉडी को काटा गया था और मौत की वजह को जानने के लिए ही जेफ के दिमाग को निकाला गया था। एक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जेफ के दिमाग की स्टडी करना चाहते हैं। यहाँ मिस्टर डेमर पूछते हैं कि अब उसका दिमाग कहाँ पर है, तो वो लॉयर कहता है कि मेडिसिन में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन की पैथोलॉजी लैब में। तो मिस्टर डेमर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, जेफ ने वसीयत लिखी है कि उसकी पूरी बॉडी का अंतिम संस्कार हो और दिमाग उसकी बॉडी का एक हिस्सा है और उसके दिमाग का भी अंतिम संस्कार होगा। यहाँ जॉयस कहती है कि हमारे पास एक और मौका है ये जानने का कि जेफ ऐसा क्यों था। तो मिस्टर डेमर कहते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है। जॉन गैसी के साथ उसका दिमाग निकाला गया था, उसकी स्लाइड बनाई गई, लेकिन नतीजा क्या निकला वो बिल्कुल नॉर्मल था। जेफ के साथ भी यही होगा। मेरा जवाब ना है, हमें ये सब भूल जाना चाहिए। तो वो लॉयर कहता है कि जॉयस इस बात को कोर्ट तक लेके जाएगी। इसके बाद में जॉयस और मिस्टर डेमर कोर्ट में आ जाते हैं। यहाँ जज कहता है कि मैं जेफ की वसीयत को मानता हूँ, इसलिए मेरा ऑर्डर है कि दिमाग को जला दिया जाए। कभी पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। ये एक बिटर ट्रूथ है और हमें इसे कबूल करना होगा। इसके बाद में एक सीन आता है। यहाँ एक आदमी जेफ के दिमाग को पैक करके एक बॉक्स में डालता है और फिर उसे जला देता है। फिर अगले सीन में ग्लेंडा मिस ग्लेन से मिलती है और उस पार्क के बारे में पूछती है। वो कहती है कि मुझे बताया गया था कि सिटी हमारी बिल्डिंग को गिरा के वहाँ एक पार्क बनाना चाहती है, तो मैंने एक लेटर लिखकर एक सुझाव दिया था कि इस पार्क की जगह जेफ ने मारे लोगों का एक मेमोरियल बनाया जाए, लेकिन 2 साल हो गए, वो जगह अभी भी खाली है। इस पर मिस ग्लेन कहती है कि इस बारे में अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन दोस्तों उस बिल्डिंग की जगह पर आज तक कुछ नहीं बना। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेमर मॉन्स्टर द जेफरी डेमर स्टोरी सीरीज। आपको ये सीरीज और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। आप मेरी माँ की तरह जिन्होंने बिना किसी बात के मेरी शिकायत की।